आज हम एज कंप्यूटिंग, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम्बिएंट इंटेलिजेंस की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल जरूर लगते हैं, पर असल में ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो भारत में हमारे जीने और काम करने के तरीके को चुपचाप बदल रही हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इनके इस्तेमाल, फायदे, जो मुश्किलें हैं और भारत में इनका फ्यूचर कैसा है, इस पर रोशनी डालते हैं। तो आज का मकसद है इन आइडियाज को समझना और ये देखना कि ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स जैसे खेती से लेकर स्मार्ट शहरों तक को कैसे एक नया रूप दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हैं क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। आईओटी तो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। सेंसर हो गए, गाड़ियां हुई जो इंटरनेट से जुड़कर डेटा भेजती हैं, लेती हैं। मतलब चीजें स्मार्ट हो गई एक तरह से। हाँ बिल्कुल, आपकी रोज की चीजें स्मार्ट बन गई। और एज कंप्यूटिंग, ये तो क्लाउड का थोड़ा उल्टा सा लगता है। मतलब डेटा दूर भेजने के बजाय जहां बन रहा है वहीं पास में प्रोसेस करना। एकदम सही पकड़ा, यही है एज कंप्यूटिंग। क्लाउड तक डेटा भेजने में जो टाइम लगता है ना, वो बच जाता है। प्रोसेसिंग वही होती है, सोर्स के पास। तो इससे चीजें तेज हो जाती हैं, रिएक्शन टाइम कम। बिल्कुल, तेजी इसकी खासियत है। और तीसरी चीज है एम्बिएंट इंटेलिजेंस। हाँ, ये क्या है? ये है एआई वाले सिस्टम्स जो हमारे आसपास के माहौल में ही फिट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और हमारी जरूरतों को समझकर खुद ब खुद काम करते हैं। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी दिखती नहीं, बस अपना काम करती रहती है बैकग्राउंड में। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में चली जाती है, तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं। आईओटी डेटा लाता है, एज उसे फौरन वहीं पर प्रोसेस करता है और एम्बिएंट इंटेलिजेंस उस डेटा का इस्तेमाल करके हमारे लिए एक आसान, सहज माहौल बनाता है। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एक सिस्टम की परतें हैं ये। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। भारत में ये सब असल में कैसे काम कर रहा है? जैसे कृषि इतना जरूरी सेक्टर है हमारे लिए। हाँ, कृषि में इसका बहुत पोटेंशियल है। इसे स्मार्ट फार्मिंग कह रहे हैं। जैसे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है। अच्छा, ये लोग आईओटी सेंसर्स और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए, कीड़े मकोड़ों पर नजर रखने के लिए। तो पानी बचता होगा और दवाइयां भी सही टाइम पर। बिल्कुल, रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर होता है। फिर जियो कृषि जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो किसानों को फसल की हालत मॉनिटर करने के लिए आईओटी डिवाइस और एआई से सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये छोटे किसानों के लिए महंगा या मुश्किल नहीं है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, लागत और कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसको इस्तेमाल करने की मुश्किल, ये अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। टेक्नोलॉजी तो है, पर उसे सब तक पहुंचाना वो असली काम है। सही बात है। अच्छा, खेती से आगे बढ़ें तो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0 जिसे कहते हैं। हाँ, इंडस्ट्री 4.0। यहाँ भी आईओटी सेंसर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट्री में मशीनों पर सेंसर लगे होते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। बिल्कुल, मशीन की हेल्थ कैसी है, कब सर्विसिंग चाहिए, ये सब पता चल जाता है। इसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। मतलब मशीन खराब होने से पहले ही पता लग जाता है। इससे तो प्रोडक्शन बढ़ता होगा और नुकसान कम होता होगा। जाहिर सी बात है। और सरकार की जो मेक इन इंडिया पहल है, वो भी स्मार्ट फैक्ट्री टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद कर रही है। और हेल्थ केयर का क्या? मैंने IoMT, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स के बारे में सुना है। हाँ, IoMT भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे डॉक्टर दूर बैठे मरीज की निगरानी कर सकते हैं। जैसे किसी का हार्ट रेट मॉनिटर करना है या शुगर लेवल ट्रैक करना है, ये सब घर बैठे हो सकता है। अस्पताल भी अपनी महंगी मशीनों और इक्विपमेंट को ट्रैक करने के लिए आईओटी टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ताकि पता रहे कौन सी चीज कहाँ है। हाँ, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, वो भी एक तरह से मदद कर रहा है क्योंकि हेल्थ डेटा शेयर करना आसान हो रहा है। अब बात करते हैं शहरों की। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें स्मार्ट सिटीज मिशन का बड़ा हाथ है ना? बिल्कुल, स्मार्ट सिटीज मिशन एक बड़ा ड्राइवर है। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी आईसीसीज बनाए गए हैं। ये आईसीसीज क्या करते हैं? अपने शहर का दिमाग समझ सकते हैं। ये 100 स्मार्ट शहरों में हैं। इनका काम है ट्रैफिक मैनेज करना, कूड़ा मैनेजमेंट देखना। कूड़ा मैनेजमेंट, वो कैसे? जैसे कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर RFID टैग लगा दिए तो पता रहता है कौन सी गाड़ी कहाँ है, रूट ऑप्टिमाइज हो जाता है। अच्छा। हाँ, और सुरक्षा व्यवस्था, 84,000 से ज्यादा कैमरे लगे हैं इन शहरों में, जिनका डेटा आईसीसीज में आता है। तो ये सब आईओटी डेटा पर ही चल रहा है। और लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान इधर से उधर ले जाना, भारत जैसे बड़े देश के लिए तो ये बहुत जरूरी है।
निश्चित रूप से लॉजिस्टिक्स में भी बड़ा बदलाव आया है। कंपनियां अब अपने ट्रकों को, कंटेनरों को रियल टाइम में ट्रैक कर सकती हैं। कहाँ है, कब पहुंचेगा, ये सब। हाँ, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां फ्लीट मैनेजमेंट के पूरे सॉल्यूशन दे रही हैं। और गोदामों में भी स्मार्ट वेयरहाउस बन रहे हैं जहां सेंसर माल पर, इन्वेंट्री पर नजर रखते हैं। ये तो काफी एफिशिएंट लगता है। और घरों में, हम अपने घरों में भी तो ये तकनीक देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट होम्स, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट से बात करके लाइटें जलाना, पंखे चलाना। ये एम्बियंट कंप्यूटिंग का उदाहरण हुआ फिर। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी में एम्बियंट कंप्यूटिंग का घुलना मिलना है। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में है, आप बस बोलकर काम करवा लेते हैं। और एटमबर्ग, पिकास्टोन जैसी भारतीय कंपनियां भी स्मार्ट होम प्रोडक्ट बना रही हैं। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। एज कंप्यूटिंग से लेटेंसी कम, मतलब तुरंत रिएक्शन। आपने बताया 5 मिलीसेकंड से भी कम। हाँ, बहुत कम। बैंडविड्थ बचती है, डेटा लोकल रहता है, तो शायद ज्यादा सिक्योर भी है। हाँ, सुरक्षा बढ़ती है क्योंकि सेंसिटिव डेटा बाहर नहीं जाता। और नेटवर्क अगर डाउन भी हो जाए तो भी लोकल प्रोसेसिंग चलती रह सकती है, तो ये ज्यादा भरोसेमंद भी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां भी हैं, बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी है सिक्योरिटी। हाँ, खासकर जो सस्ते IoT डिवाइस होते हैं ना, हाँ, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स उतने मजबूत नहीं होते। वो हैकिंग के लिए आसान टारगेट बन सकते हैं। ये तो बड़े चिंता की बात है। फिर इतने सारे डिवाइसेस मैनेज करना, ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। शुरू में लागत भी ज्यादा होती है। और प्राइवेसी, आपने एम्बिएंट इंटेलिजेंस की बात कही, जो हमारी जरूरतें भांपता है। वो तो लगातार डेटा इकट्ठा कर रहा होगा। एग्जैक्टली। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिस्टम लगातार हमारे बारे में सीख रहे हैं, डेटा जमा कर रहे हैं। इसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आगे क्या दिखता है भारत में? इन टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा लग रहा है? भविष्य तो काफी अच्छा दिख रहा है। अनुमान है कि IoT डिवाइस का बाजार 2030 तक $35 अरब तक पहुंच सकता है भारत में। वाह। एज और AI मिलकर और ज्यादा स्मार्ट बनेंगे। मतलब डिवाइस पर ही रियल टाइम इंटेलिजेंस होगी। और एम्बिएंट तकनीक, वो तो और भी ज्यादा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, बिना हमें पता चले। अदृश्य होती जाएगी। हाँ बिल्कुल। और इसमें सरकारी पहलों का बड़ा रोल है। डिजिटल इंडिया से इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है। करीब 97 करोड़ कनेक्शन है अब। हाँ। 5G का रोल आउट तेजी से हो रहा है। 4.7 लाख से ज्यादा टावर लग चुके हैं। हाँ। नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी है। और सेमीकंडक्टर और AI पर सरकार का फोकस भी है। ये सब मिलकर माहौल बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ स्मार्ट गैजेट्स के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे माहौल, एक ऐसे वातावरण के बारे में है जो खुद ब खुद हमारी जरूरतों के हिसाब से ढल जाए। बिल्कुल सही। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एज, IoT, एम्बिएंट इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। उद्योगों में रियल टाइम एक्शन हो रहा है, नई एफिशिएंसीज आ रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि टेक्नोलॉजी कैसे धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रही है, अदृश्य और सहज होती जा रही है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया आपस में घुल मिल रही हैं, क्या हम वाकई उस भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हमारा माहौल, हमारा परिवेश, हमारी जरूरतें हमसे पहले ही समझ लेगा? और इसका हमारी निजी आज़ादी पर, हमारी प्राइवेसी पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचना जरूरी है।